प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने पिछली कक्षा के अंदर उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनकी भारत के सबसे बड़े भौतिक प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय पठार है। यह है भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी है। भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी। यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी है। अगर तैतीस सागर के यानी कि प्राचीनतम भूगर्भिक निक्षेपों की बात की जाए तो ये गोंडवाना लैंड चट्टानों का भाग है। कौन सी चट्टानों का भाग है? गोंडवाना लैंड चट्टानों का भाग है। यानी कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड चट्टानें हैं उन चट्टानों का अवशेष है। अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीप किससे कहते हैं? प्रायद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो धरातल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। धरातल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। 3 ओर से जल से घिरा हो, उससे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। अब ये जो स्थिति है ये भारत को प्रायद्वीप बनाती है। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये है श्रीलंका। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो भारत वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार में शामिल किया जाता है। इसको शामिल किया जाता है, इसको प्रायद्वीपीय पठार में शामिल किया जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है जिसका निर्माण लगभग 300 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व है। यानी कि 300 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व है। यह प्रायद्वीपीय भारत अपनी जो मूल स्थिति थी इसमें स्थापित हुआ था। इससे पहले हम मानते हैं कि भारत जो इंडियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है? जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। ये कौन सी प्लेट का भाग है? ये इंडियन प्लेट है, वो अफ्रीकन प्लेट का भाग थी। कौन सी प्लेट का भाग थी? अफ्रीकन प्लेट का भाग थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब इंडियन प्लेट ने एशियन प्लेट को टक्कर मारी, जब इंडियन प्लेट ने कौन सी प्लेट को टक्कर मारी? एशियन प्लेट को टक्कर मारी, जिस कारण से जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है इसमें लावा या सिल्ट की उत्पत्ति हुई। प्रायद्वीपीय पठार है ये लावा के द्वारा निर्मित है। लावा के द्वारा निर्मित पठार है जिसे बेसाल्ट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। जिसे बेसाल्ट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। जिसे बेसाल्ट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। जिसे कौन से प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है? जिसे बेसाल्ट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है।
हिंद महासागर लावा के द्वारा निर्मित पठार है जिसे बेसाल्ट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जब ये हलचल हुई, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो इसे टकराने से यहाँ पर इधर कुछ पर्वतीय वलन भी हुआ। यहाँ पर इस साइड में जो स्थान है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इस भाग वाले भाग को कौन सा घाट कहा जाता है? पूर्वी घाट। अगर हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के हम ढाल की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार का ये ढाल है, ये ढाल है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रायद्वीपीय पठार के ढाल को प्रमुख रूप से यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ढाल किससे किधर है? ये ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ से इस ओर। ऐसी स्थिति में इस साइड में बहने वाली सभी नदियाँ अपने जल का विसर्जन कहाँ पे करती है? बंगाल की खाड़ी में करती है। कहाँ पर करती है? बंगाल की खाड़ी में। और इस साइड में बहने वाली सभी नदियाँ अपने जल का विसर्जन कहाँ पर करती है? अरब सागर में करती है। तो यही कारण है कि जो भारतीय जो अपवाह तंत्र है, यानी कि ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करता है। किधर से किधर की ओर? ये इसे प्रमुख रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार को एस.पी. चटर्जी के द्वारा प्रमुख रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रमुख रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 8 भाग कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इन 8 भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हमें प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो एस.पी. चटर्जी के द्वारा एस.पी. चटर्जी हैं, एस.पी. चटर्जी ने जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको 8 प्रमुख एवं 25 गौण भागों में विभाजित किया है। इनके एस.पी. चटर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एस.पी. चटर्जी के द्वारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा है? इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को 8 प्रमुख भागों तथा 25 गौण भागों में विभाजित किया है। कितने में? 8 प्रमुख भागों तथा 25 गौण भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भाग है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। ये 8 भाग कौन कौन से? 8 प्रमुख भाग कौन से हैं? पहला है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। पहली है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। अगर देखा जाए तो इसको महोदय ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। दूसरी की अगर हम बात करें तो दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरी कौन सी है? दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि है जिसे 5 भागों में बांटा गया है। इसे भी कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। तीसरा जो प्रकार है वो है उत्तर दक्कन। उत्तर दक्कन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर दक्कन को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चौथे प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण दक्कन 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण दक्कन की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण जो दक्कन है इसे भी प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण दक्कन को भी प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 5वां है पूर्वी पठार। 5वां कौन सा है? पूर्वी पठार है। पूर्वी पठार की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी पठार को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों कितने भागों में है? 3 भागों में। इसके बाद में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं
तो पश्चिमी घाट की घाटियों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। और अगर देखा जाए तो मेघालय पठार की मिकिर पहाड़ियाँ, 8वां कौन सा है? मेघालय का पठार, मिकिर की पहाड़ियाँ। मेघालय का पठार और मिकिर की पहाड़ियाँ, इसे प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इसे प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से एसपी चटर्जी के द्वारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, एसपी चटर्जी के द्वारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसे प्रमुख रूप से 8 प्रमुख भागों तथा 25 गौण यानी कि छोटे भाग उनके अंदर विभाजित किया गया है। प्रमुख भागों में पहला है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, 5 भागों में बांटा गया है। दूसरी है दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, इसे 5 भागों में बांटा गया है। तीसरी है उत्तर में दक्कन का पठार वाला भाग, इसे 2 भागों में बांटा गया है। चौथा है दक्कन का पठार, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पांचवा है पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे 5 भागों में बांटा गया है। छठवां है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, इसे 3 भागों में बांटा गया है। सातवां है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, इसे 3 भागों में बांटा गया है। और सातवां है मेघालय का पठार यानी कि मिकिर की पहाड़ियाँ, और इसे कितने भागों में बांटा गया है? इससे प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे उत्तर के केंद्रीय उच्च भूमि के प्रारूप के बारे में। तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम? उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। उत्तरी जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि को प्रमुख रूप से प्यारे विद्यार्थियों 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं जिनके अंदर इसे विभाजित किया गया है? इसमें पहला है अरावली श्रेणी। पहला कौन सा है? अरावली श्रेणी। अरावली प्रश्रेणी। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसका भाग वो है पूर्वी राजस्थान के उच्च भूमि क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का उच्च भूमि क्षेत्र। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। चौथा जो प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों वो है बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा जो प्रकार है इसका वो है मालवा का पठार। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली प्रश्रेणी। अरावली प्रश्रेणी की बात करते हैं तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं तो यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। यह उत्तरी अमेरिका की, यूएसए की जो अपलेशियन पर्वतमाला है, की समकालीन है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला को किसके नाम से जानते हैं? सबसे प्राचीन पर्वतमाला को हम अपलेशियन पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगर हम इस पर्वतमाला की बात करते हैं तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला है, उस अपलेशियन जो पर्वतमाला उसके समकालीन है। इसे प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है, जिस समय इसका निर्माण हुआ था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत में इसकी लंबाई, अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक के मध्य? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक। इनके भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, संसद है, ये कहाँ पे स्थित है? ये
दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ये रायसीना की पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी जो मालवा पठार है, हाड़ौती प्रदेश है, विंध्य का गार भूमि है, यानी कि महान जो भ्रंश घाटी है। अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं, इसका निर्माण पर कैम्ब्रियन युग में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसकी ये समकालीन है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करते हैं तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, जो कुल अरावली पर्वतमाला कितना प्रतिशत है? 79.50 से प्रतिशत है। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान का उच्च भूमि क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो ये कितना है? 79.50 किलो जो प्रतिशत है कुल अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में पाया जाता है। टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस प्रदेश के बारे में, जिसे 5 भागों में बांटा गया है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की तरह, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप है, इसका उत्तरी भाग है। जैसे मान लीजिए कि ये भारतीय प्रायद्वीपी जो प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान से इस प्रकार से है। इधर जैसे मान लीजिए देखा जाए तो यहाँ पर ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बाद में इस क्षेत्र के अंदर अगले जो भागों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला के बाद में यहाँ पर एक है विंध्याचल जो पर्वतमाला है। यहाँ पर एक पठार है, वो है मालवा का पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है? यहाँ पर मालवा का पठार है। मालवा पठार पर विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर जो प्रभात है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के तलहट में, वो है हाड़ौती का पठार। वो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार है। इसमें राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ का विस्तार है। कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ का विस्तार है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर ही बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ पर जो पठारी प्रदेश है वो कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जो जिले हैं, यहाँ पर 56 का मैदान भी यहीं पर स्थित है। 56 का मैदान यानी कि 56 नदी नालों का जो समूह है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जिससे 56 का मैदान है उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से बनास का मैदान, उत्तरी एवं दक्षिण कुमरा, मानपुरा, करौली व मेवाड़ का मैदान है, वो सभी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इनकी चंबल नदी काफ़ी तेज गति से बहती है, जिस कारण ये अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक करती है। भारत में वह नदी कौन सी है जिसके द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन किया जाता है? भारत की वह नदी जिसके द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन किया जाता है, तो वह नदी कौन सी नदी है? वह नदी है चंबल नदी। तो कौन सी नदी है? वह चंबल नदी है जिसके द्वारा अवनलिका अपर्दन किया जाता है। इसके अलावा अगर इस नदी की बात की जाए, अवनलिका अपर्दन किया जाता है। इसके अलावा अगर इस नदी की बात की जाए, अवनलिका अपर्दन किया जाता है, तो भारत की नदियों में यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में शामिल, अगर कोई यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल जो नदी है वो कौन सी नदी है? वो है चंबल नदी।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मालवा का पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो प्रवेशी क्षेत्र है वहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासन रहा, जिस कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ा राजाओं के शासन के कारण इसे किसका पठार कहा जाता है, जिस कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इसका जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में, यानी कि उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि के बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगली जो भूमि है, अगला जो विस्तार है एसपी चटर्जी के अनुसार वो इसका प्रकार है, वो दूसरा प्रकार है दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। वो दूसरा प्रकार कौन सा है? दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से नर्मदा नदी से मालवा के पठार के मध्य है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ के मध्य है? इसका विस्तार है वो नर्मदा नदी से मालवा के पठार के मध्य। नर्मदा नदी से किसके मध्य है? नर्मदा नदी से मालवा के पठार के मध्य है। अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 प्रमुख उपविभाजन है। पहला है विंध्यन कगार भूमि। पहला कौन सा है? पहला है विंध्यन कगार भूमि। पहला कौन सा है? पहला विंध्यन कगार भूमि है। दूसरा है विंध्यन श्रेणी है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है विंध्यन श्रेणी है। और तीसरा कौन सा है? और पहला विंध्यन कगार भूमि और तीसरा है, दूसरा विंध्यन श्रेणी और तीसरा है नर्मदा घाटी। तीसरा कौन सा है? नर्मदा घाटी है। अगर हम बात करते हैं विंध्यन कगार भूमि की तो विंध्यन श्रेणी को विंध्याचल, जो विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है यह प्रमुख रूप से इसका विस्तार यहाँ पे भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम में तो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत। इसके बाद में भांडेर पर्वत है। इसके बाद में कुमेर की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो विंध्यन कगार भूमि की जो ये पहाड़ियाँ हैं इनका भी आपको क्रम पूछा जा सकता है। सबसे पश्चिम की तरफ कौन सी पहाड़ी है? सबसे पश्चिम की तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है, फिर मध्य में भांडेर पर्वतीय है, फिर कैमूर की पहाड़ी है वो सबसे पूर्व में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी यहाँ से स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ी सबसे पूर्व में स्थित है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला कैसी है? यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद में हम बात करते हैं नर्मदा घाटी की। तो नर्मदा घाटी की बात करें तो ये एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा घाटी कैसी है? ये एक भ्रंश घाटी है जिसका निर्माण पर्वत के धंसने से हुआ है। इसका उत्तरी भाग है वो विंध्याचल पर्वत का भाग है। कौन से पर्वत का भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसका दक्षिण भाग वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की 2 नदियां हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद में हम तीसरे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से प्रकार के बारे में? तीसरे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तीसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो चटर्जी महोदय के द्वारा जो तीसरा प्रकार बताया गया है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का जो तीसरा प्रकार है वो प्रकार है उत्तरी दक्कन। कौन सा है? उत्तरी दक्कन। तीसरा प्रकार कौन सा है? उत्तरी दक्कन है। उत्तरी दक्कन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा प्रकार है। उत्तरी दक्कन की बात करें तो चटर्जी ने इसे 2 भागों में बांटा है। एक सतपुड़ा प्राणी, कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक सतपुड़ा श्रेणी, एक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, एक है सतपुड़ा श्रेणी और दूसरा है मराठा पठार या महाराष्ट्र का पठार। मराठा पठार या महाराष्ट्र का पठार। एक मराठा पठार या दूसरा महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा श्रेणी को यानी कि
ब्रंशोत्पत्त पर्वत माना जाता है, क्योंकि ब्रंश घाटी के धंसने के कारण जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण हुआ है। इससे पहले विंध्याचल पर्वत और ये दोनों एक ही पर्वत का भाग थे। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। इनकी सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो पहली पहाड़ियाँ है इसमें वो है राजपीपला की पहाड़ियाँ। पहली कौन सी है? राजपीपला की पहाड़ियाँ। दूसरी पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? महादेव की पहाड़ियाँ। और तीसरी पहाड़ियाँ कौन सी है? तीसरी है मैकाल की पहाड़ियाँ। तीसरी पहाड़ियाँ कौन सी है? तीसरी मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा हम मराठा के पठार की बात करते हैं तो इस पठार के अंतर्गत लावा के पठार को शामिल किया जाता है, यानी कि लावा के द्वारा निर्मित, महाराष्ट्र का जो लावा के द्वारा निर्मित जो पठार है, लावा द्वारा निर्मित पठार, लावा द्वारा निर्मित पठार है, उसको एक पठारी प्रदेश में शामिल किया जाता है, जो प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य का जो कोंकण तट तक, यानी कि कोंकण तट तक इसका विस्तार है। कोंकण तट तक इसका विस्तार है। उत्तरी सह्याद्री या जो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है वहाँ तक इसका विस्तार है। लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इस प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे कपास वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी भी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम चौथे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथे प्रकार का नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है चौथे प्रकार का? दक्कन का पठार नाम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने उत्तरी दक्कन को दो भागों में बांटा है, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दूसरा मराठा का पठार। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसे प्रमुख रूप से 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, एक राजपीपला की पहाड़ियाँ, दूसरी महादेव की पहाड़ियाँ और तीसरी मैकाल की पहाड़ियाँ। जबकि मराठा का जो पठार है इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण लावा के उद्गार से हुआ है, जिसका विस्तार है वो पश्चिमी सह्याद्री में उत्तरी भाग का कोंकण तट है वहाँ तक उसका विस्तार है। इसके बाद में हम प्रायद्वीपीय पठार के 5वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का जो 5वां भाग है उससे किसके नाम से जाना जाता है? चौथा जो भाग है इसको किसके नाम से जाना जाता है? चौथा जो इसका भाग है उसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण दक्कन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण दक्कन के नाम से जाना जाता है। दक्कन में कौन सा? दक्षिण दक्कन। यानी कि दक्कन को दो भागों में बांटा है, एक उत्तरी दक्कन और दूसरा दक्षिण दक्कन। अब इससे भी प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है, किसको? दक्षिण दक्कन को भी, एक कर्नाटक का पठार और दूसरा तेलंगाना का पठार। इससे भी कितने भागों में बांटा है? इससे भी 2 भागों में बांटा है, एक कर्नाटक का पठार, एक कर्नाटक का पठार और दूसरा तेलंगाना का पठार। एक कर्नाटक का पठार, दूसरा तेलंगाना का पठार। कर्नाटक के पठार के दक्षिण का जो दक्षिण भाग है ये लावा ट्रेप के द्वारा निर्मित है। ये भाग किसके द्वारा निर्मित है? ये भाग लावा ट्रेप के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? लावा ट्रेप के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? ये लावा ट्रेप के द्वारा निर्मित पठार है। दक्कन ट्रेप या लावा पठार, दक्कन का पठार लावा ट्रेप है। ये मराठा पठार और कर्नाटक पठार, तेलंगाना का पठार को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें सभी जो इससे पहले हमने अध्ययन किया था, महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार, ये सभी किसके द्वारा निर्मित है? ये सभी लावा के द्वारा निर्मित है। कर्नाटक का पठार घने वनों युक्त मालनाड कहलाता है। यानी कि कर्नाटक के पठार में घने वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घने वन पाए जाते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? मालनाड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। घने वन होने के कारण इसे मालनाड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? मालनाड क्षेत्र के नाम से। कौन से पठार को? कर्नाटक के पठार को जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रशासन में आलू की खेती के लिए साफ कर दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान, जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान आलू की कृषि के लिए
आलू की कृषि के लिए कौन से पठार के मैदानों का सफाया किया गया, वनों को सफाया किया गया? तो वो पठार कौन सा था? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में पठार में पाए जाने वाले घने वन वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालनाड कहा जाता है। तेलंगाना के पठार की बात करें तो ये दक्षिण का भाग है, यानी कि दक्षिण पठार का भाग है, जिसे रायलसीमा का पठार भी कहा जाता है। तेलंगाना का पठार को किसके नाम से भी जाना जाता है? रायलसीमा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन से पठार के नाम से जाना जाता है? इसे रायलसीमा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से दक्कन यानी कि दक्षिण दक्कन है, इसे प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक कर्नाटक का पठार और दूसरा तेलंगाना का पठार। कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार किसका निक्षेप है? ये लावा के द्वारा निर्मित है। इससे पहले हमने उत्तरी जो पठार है दक्कन, उसके अंदर मराठा या महाराष्ट्र के पठार के बारे में अध्ययन किया। ये तीनों ही लावा ट्रेप के द्वारा निर्मित है। कर्नाटक का पठार है, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है? मालनाड कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में जो घने वन पाए जाते थे उनका सफाया कर दिया गया था, जिसका प्रमुख कारण क्या था? उसका सफाया करने का प्रमुख कारण था कि यहाँ पर आलू की कृषि की गई थी। तेलंगाना के पठार को रायलसीमा का पठार कहा जाता है। इसके बाद में हम 5 नंबर पे अध्ययन करेंगे पूर्वी पठार के बारे में, यानी कि 8 भागों में बांटा गया है। अगली क्लास के अंदर हम इनके आगे के जो बाकी के 4 प्रकार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस चैनल को पढ़ते रहें। इस पर जो भी पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उनको आप प्राप्त करते रहें, और समय समय पर आपको परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपने इस NDC एजुकेशन चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक पढ़ते रहें। धन्यवाद।